चलो, तो लेक्चर नंबर 4, इवेल्युएटिंग पैरामीटर्स एंड ऑप्टिमाइजेशन। सबसे पहले एक चीज कि क्योंकि ये देखने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सर 3 दिन या 2 दिन से आपने जो नहीं भेजा था, हाँ, तो मैं एक रिलीजियस एक्टिविटी में बिजी था, वो कल खत्म हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए मैं तुम लोग मैसेज भी कर रहे थे कि सर कब लेक्चर नोट भेजोगे, तो लेक्चर 4 अभी भेज रहा हूँ, ठीक है। तो ज्यादा नहीं, बस बोल दिया क्योंकि मैं कहीं पे बिजी था, तो लिख रहा हूँ इसको। हाँ, थोड़ा सा साइकोलॉजिकली डाउन हूँ, तो कुछ चीजें करना पड़ता है अपने आप को अप करने के लिए। चलो लिखता हूँ। हाँ, इवेल्युएटिंग पैरामीटर्स। तो तुम लोग ऐसे सम्स को तुम लोग जब थोड़ा हाईएस्ट लेवल में जाओगे एरिया का, तो कुछ पैरामीटर्स कभी कभी निकालने के लिए बोला जाता है। एक सम करवाता हूँ, मेरे ख्याल में वो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a greater than 1 is the area of the figure bounded by the lines y is equal to 1 by x, y is equal to 1 by twice x minus 1, x is equal to 2, and x is equal to a greater than 1 equal to ln 4 by root 5 सॉल्यूशन। सेकंड बात, और एक चीज, तुम लोग में से कई लोग बोल रहे हो सर ऑफलाइन क्लास कब से शुरू होगा। मुझे कैलकुलस खत्म कर लेने दो, डिफरेंशियल इक्वेशन में इतना टाइम नहीं लगेगा। ये बस नवंबर के महीने, सॉरी अक्टूबर के महीने तक, ठीक है। नवंबर से मैं ऑफलाइन क्लास 3D वेक्टर्स का शुरू कर दूंगा, मुझे ये करने दो अभी। हाँ, देखो क्लास में अभी शुरू कर सकता हूं, मगर तुम लोगों के भलाई के लिए कह रहा हूं कि क्लास इस टाइप से करूं कि इस साल एटलीस्ट स्टूडेंट्स को मैक्सिमम फायदा हो। तो 3D वेक्टर्स में आ जाना, ठीक है, क्योंकि इसका मुझे एक बार हैबिट हो जाएगा, तो फिर हो सकता है कि पैरेलली और एक दो टॉपिक मैं करवाते हुए निकल जाऊं। तो अक्टूबर के महीने तक प्लीज, हाँ, लेक्चर नोट्स दूंगा, इसे देखो एक बार। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a इज द एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू 1 by x, y इज इक्वल टू 1 by twice x minus 1, x इज इक्वल टू 2, एंड x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू ln 4 by root 3। कैलकुलेशन पार्ट को मैं नहीं करूंगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ, वीडियो को पॉज करके सम को लिख लो। नहीं लिखोगे, जरूरी नहीं है कि यहीं से लिखो, पीडीएफ तुम्हें मिल चुका है, जहां से तुम्हें ये, अगर लॉगिन करोगे तो वहां पे तुम्हें वेबसाइट में मेरा इसके ऊपर ही ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द क्लास है, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द क्लास को अपने पास रख लो, ठीक है। 5 सेकंड है, 5 सेकंड में तुम लोग इसे स्टॉप कर सकते हो। तो आगे चलते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a इज द एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय, तो ग्राफ बनाओ, y इज इक्वल टू 1 by x, y इज इक्वल टू 1 by twice x minus 1, x इज इक्वल टू 2 एक पॉजिटिव फंक्शन है, x इज इक्वल टू एक पॉजिटिव फंक्शन है, तो पॉजिटिव फंक्शन का ही खेला है। क्या इनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, क्योंकि ये दोनों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ये ग्राफ देख के दिमाग में ये चीज आता है कि इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ ऐसा दिखेगा। y इक्वल टू 1 by x है, तो अगर x का वैल्यू इन्फिनिटी, यहाँ पे अगर x का वैल्यू इन्फिनिटी है तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा, और y का वैल्यू 0 लोगे तो x का वैल्यू 0 लोगे तो y इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अगर मैं सॉल्व करने करूं तो x इज इक्वल टू ट्वाइस x माइनस 1, हाँ, तो x इज इक्वल टू 1 में ये इंटरसेक्ट करता है। तो अगर इंटरसेक्ट करता है तो क्या हुआ है, अगर इंटरसेक्ट करता है इसका मतलब ये है कि ये ब्लू वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ अगर y इज इक्वल टू 1 by x का है, तो ये वाला जो ग्राफ होगा, जो इसे कट करके ये ग्राफ y इज इक्वल टू 1 by twice x minus 1 का है।
ठीक है, तुम बोलोगे सर नीचे ऊपर का, हाँ वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, मगर मेरा कहना है कि मुझे अभी उस चीज का जरूरत नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ कौन ऊपर है कौन नीचे है। ये इंटरसेक्ट कर रहा है x इक्वल टू 1 में, ये मुझे मालूम है। अब किस किस के बीच बोल रहा है, बीच बीच में बोल रहा है कि यहाँ पे एक लाइन है x इक्वल टू 2 एंड क्या x इक्वल टू a 1 से बड़ा। ठीक है, तो चलो अभी a को यहीं पे ले लेता हूँ, x इक्वल टू a। ठीक है, सम को जरा करेक्ट कर देना, a 2 से बड़ा, हाँ सम को करेक्ट कर देना, a को 2 से बड़ा ले लेना। चलो, तो प्रिंटिंग मिस्टेक आया मेरा। तो इस एरिया का बात कर रहा है, तब तो खेला ही खत्म हो गया। ब्लू वाले का ब्लू वाला कर्व है y इज इक्वल टू 1/x, ये वाला कर्व है y इज इक्वल टू 1/2x माइनस 1। तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू कहां से कहां तक, ये लाइन है x इज इक्वल टू 2, तो 2 से लेके a तक, ये कर्व नंबर 1 है, ये कर्व नंबर 2 है, तो ये हो गया y1 माइनस y2 dx। तो रिक्वायर्ड एरिया दिस इज इक्वल टू 2 से लेके y का वैल्यू y1 का वैल्यू 1/x माइनस 1/2x माइनस 1 dx, और ये एरिया का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इसे ln, ठीक है इसे मैं बाद में यूज कर लूंगा। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 से लेके ln x माइनस इंटीग्रेट इंटीग्रेट इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा ln x, इसका इंटीग्रेशन ln ऑफ 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, कहां से कहां तक, 2 से लेके a तक। तो दिस कैन बी रिटन एज ln 1/2 को बाहर ले लेता हूं, तो 2 ln x माइनस ln 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, कहां से कहां तक, 2 से लेके a तक। तो इसका वैल्यू ln x स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 को बाहर ले लेता हूं, तो ln x स्क्वायर बाय 2x माइनस 1, कहां से कहां तक, 2 से लेके ये 2 ऊपर आ गया, ln a माइनस ln b का फॉर्मूला इसमें लगा दिया है मैंने। तो दिस इज 1/2 ऑफ ln ऑफ a स्क्वायर बाय 2a माइनस 1 इंटू ln ऑफ 4/2 2 4 माइनस 1 ln 3। So this is nothing but 1/2 of ln of a square by twice a minus 1 into 4/3, क्योंकि मैं जानता हूं ln x माइनस ln y का फॉर्मूला ln x by y था, वहां से ये आ जाएगा इंटू 3/4 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ln 4/√5। ये 2 को इस साइड लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा ln thrice a square minus 4 2 जा 8a minus 4 is equal to 2 times of ln of 4/√5। अभी कैंसिल नहीं होगा, इसलिए क्या करूंगा, 3a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 4, ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये ln 4/√5 का होल स्क्वायर, ln को कैंसिल करो, you will get 3a स्क्वायर बाय 8a माइनस 4 इज इक्वल टू 16/5। सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक मिलेगा, a का 2 वैल्यू मिलेगा, a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 8/15। क्वेश्चन में a 2 से बड़ा दिया हुआ है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है, तो हेंस यू गॉट द वैल्यू a इज इक्वल टू 8। तो इस सम का जो बेसिक लॉजिक है वो क्या है, वो समझ में आया। इस सम का बेसिक लॉजिक ये है कि क्या करोगे, तो इस सम का बेसिक लॉजिक ये है कि जब तुम कर्व स्केच करोगे, ये डायरेक्ट है, हाँ, और डायरेक्टली एरिया निकाल लोगे, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन तुम्हारे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इसे यूज करके यू आर गोइंग टू सॉल्व। कोई एक चीज जो चीज तुम्हें नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से देखो, a ग्रेटर देन 1, तो वही वैल्यू लोगे जो 1 से बड़ा है। तो रिलेटिवली ये आसान होता है, इसमें थोड़ा सा ग्राफ टिपिकल हो जाता है, मगर कई बार ऐसा सम तुम्हें मिलेगा जहां पे तुम्हें ग्राफ भी आसान होता है, पॉइंट दिया होता है और तुम्हें एरिया निकालना होता है। लिखना है तो लिख लो, और फिर मैं उसके बाद नेक्स्ट सम में जा रहा हूँ। लिखना तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बार बार मैं कह रहा हूँ। नेक्स्ट सम में चलता हूँ। Find value of m for which area
बाउंडेड बाय y is equal to x minus x square and the line y is equal to mx equals 9/2 square unit. सॉल्यूशन। अगर तुम लोगों ने बोर्ड लेवल में भी आदि शर्मा उठाया होगा तो तुम्हें इस टाइप के सम्स उसमें कभी कभी दिखे होंगे, हालांकि ये बहुत रियरली बोर्ड लेवल में आता है। 5 सेकंड दे रहा था ये सम को लिखने के लिए, स्टॉप करके सम को लिख लो। तो तुम्हें m का वैल्यू निकालना है, क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर कैसा दिखेगा, ये x इंटू 1 माइनस एक्स है। अब कर्व स्केचिंग में तो तुम्हें जानना होगा ये 1 है, ये 1 है, तो ये वाला जो कर्व है ये एक डाउनवर्ड पैराबोला होगा। और y इज इक्वल टू mx कैसा होगा, तो दो केस हो सकता है, ध्यान से सुनो। एक हो सकता है y इज इक्वल टू mx, ये वाला केस, ये होगा y इज इक्वल टू mx अगर m 0 से छोटा हुआ। और एक केस हो सकता है ये वाला y इज इक्वल टू mx अगर m 0 से बड़ा हुआ। तो कैसे पता चलेगा कौन सा केस लेना है, क्योंकि दोनों में अंतर है। अंतर है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि चाहे तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब निकालते हो, सपोज ये 0 है और ये a है, तो ये जो एरिया है ये एरिया कैसा दिखेगा, ये दिखेगा 0 से a, ये पैराबोला है, ये लाइन है, कैसा दिखेगा, y ऑफ पैराबोला माइनस y ऑफ लाइन dx। और ये वाला कैसा दिखेगा, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया। अगर तुमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a निकाला तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 से a, ये पैराबोला है, ये लाइन है, y ऑफ पैराबोला माइनस y ऑफ लाइन dx। मतलब यहाँ पे ये सोचना मीनिंगलेस है कि m 0 से बड़ा है या m 0 से छोटा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उस चीज के बारे में नहीं सोचते हैं, तो हम डायरेक्टली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। मुझे ये a निकालना है, तो a क्या हुआ, तो a जो है वो y इज इक्वल टू mx और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अगर मैं सॉल्व करूं y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू mx, तो मुझे क्या मिलेगा, x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू mx, तो x इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू mx। तो अगर तुम x x कैंसिल करोगे तो एक पॉसिबिलिटी होगा x इक्वल टू 0, एक होगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू m। तो x का वैल्यू 1 माइनस m। नो नो नो, तुम गलत बोल रहे हो। 1 माइनस m 1 से छोटा जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा m पॉजिटिव है या m नेगेटिव है। आगे चलूं, ठीक है चलो। तो हेंस अब मैं दोबारा ग्राफ बना रहा हूं, या ग्राफ बनाने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर एरिया हमने देखा था 0 से लेके a तक है, तो डायरेक्टली एरिया ही लिख रहा हूं। तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकला, एक निकला 0, एक निकला 1 माइनस m। ऊपर में y ऑफ पैराबोला होगा, फिर y ऑफ लाइन dx होगा। y ऑफ पैराबोला मेरा है y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, y ऑफ लाइन है y इज इक्वल टू mx। मैं इसमें पुटअप करता हूँ 0 से लेके 1 माइनस y ऑफ पैराबोला x, y ऑफ mx इंटू dx। तो 0 से लेके 1 माइनस m, 1 माइनस m टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस m, कॉमन हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक, 0 से 1 माइनस m माइनस एक्स क्यूब बाय 3, कहां से कहां तक, 0 से 1 माइनस m तक। तो इसका मतलब ये 1 माइनस m इंटू 1 माइनस m का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 0 होने से माइनस 0 ही हो जाएगा, माइनस 1 माइनस m का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3। दिस इज इक्वल टू, ये मुझे मिलेगा 1 माइनस m का होल क्यूब 1/2 माइनस 1/3
is equal to 9/2. So this implies 1 minus m का whole cube 1/6 is equal to 9/2. This implies 1 minus m का whole cube is equal to 27. So 1 minus m is equal to 3. So this means m is equal to -2. ठीक है, तो मैं एक चीज तुम्हें दिखाना चाहता हूं। तो m का एक वैल्यू आया, ठीक है, कि अगर ये एरिया देखो, कभी कभी अब तुम्हें पॉजिटिव और नेगेटिव अगर देखना है तो पहले तुम ये एरिया देख लो। हाँ, ये 0 है, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 1 था, कर्व क्या था, y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एरिया क्या होगा, ये एरिया था तुम्हारे पास 0 से 1 x माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/3 माइनस एक्स क्यूब, x 1/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/6, मतलब 0 पॉइंट समथिंग। और रिक्वायर्ड एरिया क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड एरिया कह रहा है 9/2। अगर ये रिक्वायर्ड एरिया 9/2 कह रहा है तो ये कैसे पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि ये जो छोटा है ये एरिया तो फिर 9/2 से छोटा होगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वाला लेने का जरूरत ही नहीं है केस। हाँ, मगर एक चीज हो सकता है, क्या ये लाइन ऊपर उठ के ऐसा अगर आ जाए तो वो तुम कई किताबों में इस वाले सम में देखोगे कि ये वाला उन लोग लेते हैं रे, ये वाला केस भी उन लोग लेते हैं कि y इज इक्वल टू mx अगर ऐसा चला गया तुम देखोगे कि कोई कोई किताब ये वाला केस लेता है कि अगर y इज इक्वल टू mx ऐसे करके कुछ चला गया, तो सपोज ये ऐसे करके गया, ये तत्तरिक का मतलब ये ऐसा, ये वाला ये लाइन, हाँ, और ये, ठीक है, ये तो ये एरिया का बात बोलता है। मगर यहाँ पे मुझे एक कॉन्सेप्चुअली चीज गलत लगता है, मुझे लगता है, हाँ ठीक है, मुझे ये लगता है कि ये होने के लिए तब दे मस्ट गिव, ये लाइन उन्हें देना चाहिए था कि x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू mx और y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर। पर क्वेश्चन अगर तुम बोलोगे तो क्वेश्चन अगर y इज इक्वल टू mx और x माइनस एक्स स्क्वायर अगर केवल है तो ये एरिया में कोई भी क्लोज बाउंडेड रीजन तुम्हारे पास नहीं आता है। ओ, मगर एक चीज हो सकता है ना, मैं ऊपर वाला ही ले रहा हूं, ये मैं गलत कर रहा हूँ। हाँ, मैं मान के क्यों चल रहा हूं कि ऊपर वाला ही है, क्या पता ऐसा भी तो हो सकता है। 1 माइनस हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर यहाँ देते और x, तो ये लाइन ये एरिया भी तो हो सकता है ना रे। हाँ, ये एरिया भी हो सकता है, मगर ये एरिया में पैराबोला ऊपर है, नीचे लाइन है, तो ये एरिया अगर तुम निकालोगे तो ये एरिया क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव साइड में से, तब तुम्हें मॉड देना होगा कहां से कहां तक, 1 माइनस m से लेके 0 तक y ऑफ पैराबोला माइनस y ऑफ लाइन dx। हाँ, ये पॉसिबल है, ठीक है, तो ये मैं फिर नहीं करूंगा, ठीक है, करूं क्या, y इज इक्वल 1 माइनस, हाँ ये पॉसिबल है कि इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 9/2, तो मॉड ऑफ 1 माइनस m से लेके 0 तक, क्योंकि मैंने y ऑफ पैराबोला ऊपर ले लिया तो मॉड नहीं देने से भी होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मॉड नहीं देने से भी होगा क्योंकि मैंने ऊपर में पैराबोला वाला कर्व लिया, मतलब मैंने ऊपर में क्या किया है, ये ब्लू वाला कर्व मैंने ऊपर में लिया है, ठीक है, ये पैराबोला है और ये रेड वाला कर्व नीचे है, तो अगर तुम इसे माइनस करोगे तो ये ऐसे ही तुम्हें एक पॉजिटिव एरिया देगा, तो मॉड नहीं लेने से भी चलेगा। तो ये हो जाएगा y ऑफ पैराबोला माइनस y ऑफ लाइन
dx इज इक्वल टू 9/2। तो दिस इम्प्लाइज y ऑफ पैराबोला तुम्हारे पास हो जाएगा एग्जैक्टली सेम ही चीज होने वाला है, बस उल्टा हो जाएगा, याद रखो एग्जैक्टली यही होने वाला है। ये यहाँ पे ये क्या था, ये 0 से 1 माइनस एम था, तो इसलिए ये 1 माइनस एम क्यूब के बदले ये हो जाएगा m माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 27, मीन्स m इज इक्वल टू m माइनस 1 इज इक्वल टू 3, मतलब m इज इक्वल टू 4। तो हेंस तुम्हें दो वैल्यू मिलेगा, m इज इक्वल टू -2 और m इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो देखो मैं अभी जब ये चीजें, जब अभी मैं तुम लोग को कर रहा था तो फिर मुझे लगा, हाँ जब मैं खुद घर में बैठ के सॉल्व कर रहा था तो इस केस को मैंने सोचा था ये नहीं होगा, हाँ ठीक है, मगर वही तो देखो करने से होता है, तो किया जाए। हाँ ओ, तो लिखना है तो लिख लो। तो इसमें दो केस लोगे, समझ में आ रहा है। तो ये मैंने ग्राफ गलत बनाया, ठीक है। क्या गलत बनाया कि इसमें और एक पॉसिबिलिटी है, क्या मैं जरूरी नहीं कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही बाउंड करे, इसलिए एक ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि कर्व हमारे पास कुछ ऐसा हो जाए, ये तो ये वाला एरिया भी हो सकता है, ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये एरिया भी हो सकता है, ठीक है। तो अब लिखना है तो वो तुम लोगों के ऊपर है। मैं 5 सेकंड का एक टाइमर, बस इसे हटा के ये, फिर ये और फिर ये वाला। चलो आगे चलता हूं। इफ f of x is equal to a plus bx plus cx square where c is greater than 0 and b square minus 4ac is less than 0, then the area enclosed by the coordinate axis, the line x equal to 2 and the curve y is equal to f of x is given by 1/3 f of 0 plus lambda times of f of 1 plus f of 2 square unit. Find lambda. Solution. सम लिखोगे सर, 5 सेकंड में नहीं लिख पाऊंगा, वीडियो को पॉज करोगे अगर सीखना चाहते हो तो। एक क्या कह रहा है, सम सम कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स एक फिगर है, सी पॉजिटिव है, तो मतलब अपर पैराबोला होगा। तो हर एक अंग्रेजी का एक मतलब है, इसका मतलब हो गया कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो इसका दो केस हो सकता है, ये अपवर्ड पैराबोला भी हो सकता है, ये डाउनवर्ड पैराबोला भी हो सकता है। सी 0 से बड़ा, तो इससे मुझे क्या पता चला, इससे मुझे पता चला कि पैराबोला जो होगा वो क्या होगा, वो अपवर्ड होगा। तो एफ ऑफ एक्स ये है, तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि ये एक पैराबोला होगा, इससे पता चला कि ये एक पैराबोला होगा, इससे अपवर्ड पैराबोला होगा, और इस वाले से क्या पता चला, इस वाले से पता चला कि इसका नो रियल एक्स, नो रियल रूट्स होगा, मतलब अबव एक्स एक्सिस होगा हर समय। तो इसका मतलब है कि पैराबोला के बारे में मुझे ज्यादा चिंता नहीं करना है। पैराबोला का इक्वेशन ऐसा दिखेगा, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। द एरिया इनक्लोज बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस तो ये हो गया, फिर नीचे वाला हो गया, एंड द लाइन x इज इक्वल टू 2, लाइन x इज इक्वल टू 2 ये वाला हो गया, एंड द कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x। इसका मतलब है कि तुम्हें इस एरिया के बारे में बोल रहा है। तो ये एरिया तो तुम बोलोगे सर बेकार है, सर ये तो बोर्ड लेवल वाला सम है। रिक्वायर्ड एरिया होगा 0 से लेके 2y इंटू dx, y का वैल्यू तुम्हें पता है, तो ये हो जाएगा 0 से लेके 2a प्लस bx
प्लस सी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स। तो दिस इज इक्वल टू ए एक्स बाय तरीका डायरेक्टली लिखो इज इक्वल टू 0 से 2 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ए एक्स मतलब ट्वाइस है प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय 2 तो मतलब ट्वाइस बी प्लस सी एक्स क्यूब बाय 3 एक्स क्यूब मतलब जब तुम 2 डालोगे तो 2 टू जा 4 टू जा 8 बाय 3 ऑफ सी, ये एरिया है। मगर पंगा ये है कि यहाँ पे एरिया इस टर्म में नहीं है, यहाँ पे एरिया कह रहा है ये 1/3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 0 है प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 है प्लस एफ ऑफ 2 है। क्या करें? अरे कुछ नहीं करें। क्या ये अगर एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो क्या एफ ऑफ 0 का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? एफ ऑफ 1 का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? a प्लस बी प्लस सी, एफ ऑफ 2 का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हो। और अगर ये तुम निकाल ही सकते हो तो ये वैल्यूज अगर तुम यहाँ पे डालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा तब? ट्वाइस a प्लस ट्वाइस b प्लस 8/3 टाइम्स ऑफ c इज इक्वल टू 1/3। एफ ऑफ 0 कितना हो गया? a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 क्या हो गया? देखिए प्लस एफ ऑफ 2। जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं उन्हें लग रहा होगा कि सर ऐसा क्लास ये, ठीक है ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है तुम्हें डिफरेंस समझ में आ रहा होगा मेरे ख्यालों में। 1/3 प्लस लैम्डा प्लस 1 इंटू ए। इस साल जब तुम लोग जेई का एग्जाम दोगे तो मुझे ये फील नहीं होना चाहिए, मैं कोशिश करूंगा, मुझे नहीं मालूम है रे, क्योंकि मैं हर समय लास्ट 2 साल से मैं वर्चुअली बीमार हो जा रहा हूं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं स्टूडेंट्स को 100% नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए मैंने केवीपीआई को दिमाग से ही निकाल दिया। मेरे पास पूरा का पूरा एक टेस्ट सीरीज पड़ा हुआ है केवीपीआई का, मेरे पास पूरा फोल्डर पड़ा हुआ है, मगर इस साल उस चीज को ही मैंने ब्रेन से इसलिए निकाल दिया कि नहीं इस साल केवल कंसंट्रेट जेई और बोर्ड में करूंगा, ताकि एटलीस्ट जेई के एग्जामिनेशन से पहले मुझे ये फील ना हो, ठीक है, क्योंकि टर्म 1 भी आके थोड़ा सा मुझे उसने डिस्टेबलाइज किया है कि नहीं स्टूडेंट्स को जितना देना था उतना मैं नहीं दे पाया। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। तो ठीक है, ओ सॉरी, तो सर आंसर कैसे निकलेगा? अरे आंसर कैसे निकलेगा तब क्या यार, तो ये क्या होना पड़ेगा, कंपेयर करोगे तो क्या होना पड़ेगा, ये सबको सेम से होना पड़ेगा, मतलब लैम्डा बाय प्लस 4 का वैल्यू 8/3 होना पड़ेगा, मतलब लैम्डा प्लस 4 3 12 इज इक्वल टू 8 होना पड़ेगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना होना पड़ेगा? तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 8/3 इज इक्वल टू हो गया लैम्डा बाय 3 प्लस 4, तो लैम्डा प्लस 12, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होना पड़ेगा? -4 होना पड़ेगा। लैम्डा बाय 3 प्लस ये 4/3 होगा ना, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, ये 3 1/3 सब जगह है, ठीक है सॉरी। देखो मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा था तो इसीलिए तुम बोलोगे सर आपने पूरा का पूरा गलती कर दिया, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करो यार, वो ज्यादा अच्छा है। 3 2 जा 6a प्लस 3 2 जा 6b प्लस 8c इज इक्वल टू a के साथ होगा 1 प्लस लैम्डा a, नहीं और एक 1 है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा क्या? 2 प्लस लैम्डा a प्लस लैम्डा b प्लस 2 टाइम्स ऑफ b प्लस लैम्डा प्लस 4 टाइम्स ऑफ c। तो हाँ अगर ये कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 6, तो 6 माइनस 2, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना? 4। तो यू गॉट द आंसर। तो ठीक है, तो अभी देखो अभी 3 सम जो था उसमें तुम्हें कुछ एक एरिया दिया हुआ था या कहीं नीचे एक वैल्यू दिया हुआ था, तुम्हें वैल्यू निकालना था। तो इस चीज को समझो हाँ, कि देखो देखो क्वेश्चन में यू गॉट द आंसर, बहुत लोग यहाँ पे रुक जाएंगे मगर आंसर इसके टर्म में है, तो दोनों साइड कंपेयर कर लो पुट अप करके कि वैल्यू क्या हो रहा है। तो आगे चल रहा हूं, आगे जहां पे चल रहा हूं इसका नाम मैं दूंगा ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन अब वहां पे है जहां पे तुम्हें ग्रेटेस्ट और लोएस्ट एरिया पूछेगा, तो इसमें कई अलग अलग चीजें होते हैं। नंबर एक उसमें एक टाइप होता है, उसमें एक टाइप होता है जो तुम्हें कहता है कि तुम डायरेक्टली चीजों को देख सकते हो, मतलब एओडी लगाने का जरूरत नहीं है।
find value of parameter a greater than equal to 1 for which area of region bounded by y is equal to 1, y is equal to 2, y is equal to ax square and y is equal to ax square by 2 is greatest. Find the value of parameter a for which the area of the region bounded by y is equal to 1, y is equal to 2, y is equal to ax square and y is equal to ax square by 2 is greatest. तो अगर मैं कर्व ड्रॉ करूं तो ये तो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर ये वाला कर्व होगा, ये ज्यादा ऊपर जाएगा क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम देख रहे हो कि केवल एक ही आने वाला है, वो है x इज इक्वल टू 0। एक कर्व हो गया ये y इज इक्वल टू ax स्क्वायर बाय 2, एक लाइन हो गया ये y इज इक्वल टू 2, ये y इज इक्वल टू 1। जस्ट नवंबर का महीना मुझे दो, मैं कह रहा हूं कि इस साल देखना जब एग्जाम खत्म होगा जो लोग मेहनत करेंगे वो सीरियसली कहेंगे नहीं रुपेश सर ने बीच में थोड़ा ट्रैक चेंज किया था मगर वो हम लोग के अच्छे के लिए किया था। तो इसका मतलब है ये दोनों एरिया तो सेम होगा ना, del 1 और del 2 तो सेम होगा, तो हेंस रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो del 1 प्लस del 2 होगा, मगर ये तो दोनों सेम है तो इसलिए 2 टाइम्स ऑफ del 2 होगा। 2 टाइम्स ऑफ ये किसके साथ, ये तो दिखने से ही लग रहा है कि तुम y एक्सिस के साथ लेके जाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि 1 से लेके 2 तक है। क्योंकि अगर मैं कोई भी एक लाइन खींचूंगा तो यहाँ पे भी हो रहा है वो चीज, यहाँ पे भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, मगर यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ठीक है यहाँ पे ये एक अलग कर्व है, ये एक अलग कर्व है, मगर यहाँ पे केवल 2 सिंगल कर्व है। तो रिक्वायर्ड एरिया जो हो जाएगा ये तुम्हारे पास y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, y2 मतलब तुम्हारे पास ये हो जाएगा ax स्क्वायर बाय 2 माइनस ax स्क्वायर इंटू dx, नहीं क्या ये एरिया दिस माइनस दिस, ये वाला माइनस ये वाला, ओ नहीं सॉरी मैंने गलती किया एग्जैक्टली क्यों, क्योंकि मैं किसके साथ चाहिए तो इसलिए मैं नंबर नाम देता हूँ, वो कर्व का नाम देना अच्छा लगता है। ये कर्व नंबर 1 है, ये कर्व नंबर 2 है, तो रिक्वायर्ड एरिया होगा 2 टाइम्स ऑफ 1 से लेके 2 x1 माइनस x2 विथ रेस्पेक्ट टू dy होगा, 2 टाइम्स ऑफ 1 से लेके 2 x1 का वैल्यू तो ये तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। दो नेगेटिव और पॉजिटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि दो साइड में, एक पॉजिटिव साइड में है और एक नेगेटिव साइड में, मगर मैं पॉजिटिव साइड का बात कह रहा हूं तो यहां से अगर मैं x1 का वैल्यू निकालूंगा तो ये निकलेगा रूट ओवर ट्वाइस y बाय a माइनस रूट ओवर, यहां से अगर x का वैल्यू निकलूंगा y बाय a विथ रेस्पेक्ट टू dy। मेरा कहना है इंटीग्रेट करके मैं टाइम बर्बाद नहीं करता हूं, ये तुम भी कर सकते हो, ये वाले चीज को मैं छोड़ रहा हूं, यहाँ पे ऊपर मैंने किया था, यहाँ पे मैं इस चीज को छोड़ रहा हूँ। तो अगर तुम पुटअप करोगे, करूं यार करने का मन नहीं है, 1 बाय रूट ए कॉमन ले सकते हो, रूट 2y माइनस रूट ए ले सकते हो, ये जानते हो नहीं का इंटीग्रेशन निकाल लोगे, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1 बाय रूट ए कॉमन ले लो तो ये रूट ओवर ट्वाइस वाई हो जाएगा, ट्वाइस वाई टू दी पावर 1 बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे 1 बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट y के लिए तुम्हारे पास हो जाएगा ये y टू दी पावर 1 बाय 3 डिवाइडेड बाय 1 बाय 3 1 से लेके 2 तक। तो जब पुटअप करोगे तो एरिया का वैल्यू हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 5 माइनस 3 रूट 2 होल डिवाइडेड बाय 3 इंटू रूट ओवर ए। ए हर समय किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। तो ए का मैक्सिमम कब होगा, ए का मैक्सिमम होगा अगर इफ ए इज इक्वल टू 1, ए का मैक्सिमम होगा अगर इफ ए इज इक्वल टू 1। और सर क्यों, अरे यार केवल डिनोमिनेटर में है ना, ये ऊपर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मैं कह रहा हूं कि 5 बाय ए का मैक्सिमम कब होगा, क्योंकि ए तो 1 से बड़ा दिया हुआ है तो इसे डिफरेंशिएट क्यों करोगे, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा, तो अगर मुझे मालूम है ए 1 से लेके इंफिनिटी तक है
तो ए का मैक्सिमम तभी होगा जब डिनोमिनेटर इज स्मॉलेस्ट। तो डिनोमिनेटर का स्मॉलेस्ट वैल्यू कब आएगा? डिनोमिनेटर का स्मॉलेस्ट वैल्यू तब होगा जब ए का वैल्यू 1 होगा। तो हेंस क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड अ पैरामीटर ए, तो हेंस ए का वैल्यू 1 है। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। चलो आगे चलता हूँ, आगे चलता हूँ। ऑप्टिमाइजेशन, उसी में तो है हम लोग। तो ये एक है, हाँ, जहां पे मैंने तो एक टाइप होता है जहां पे तुम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हो और मैक्सिमम मिनिमा यूज करते हो यूजिंग एओडी टाइप 2। फाइंड all the possible value of b greater than 0 so that area of the bounded region enclosed between the parabolas y is equal to x minus bx square and y is equal to x square by b is maximum। तो शुरू करूं? फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी। सम करके देखो, तब मैं तब तक कलर चेंज कर देता हूं इसका। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी so that the area of the bounded region enclosed between the parabola इतना। तो क्या बोलोगे? b पॉजिटिव है तो ये पैराबोला क्या होगा? डाउनवर्ड पैराबोला। ये पैराबोला क्या होगा? अपवर्ड पैराबोला। तो y is equal to x minus bx square, y is equal to x square by b। और b पॉजिटिव है। तो ये कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस में? जब x का वैल्यू 0 है, जब x का वैल्यू b, तो ये वाला होगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी, ये तो एक अपवर्ड पैराबोला होगा। और तब क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये वाला जो एरिया है, ये एरिया क्या चाहिए मुझे? ये मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तब तो ये एरिया क्या हो जाएगा? इस इसे नंबर 1 लेता हूँ, इसे नंबर 2 एक्स स्क्वायर बाय बी, ये नंबर 2 है, ये नंबर 1 है। तो पहले तो अब मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा चाहिए होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए 1 और 2 को सॉल्व कर देता हूँ। तो x माइनस बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, सब जगह अगर x कैंसिल करूंगा तो या तो x 0 होगा या तो x को कैंसिल कर सकता हूं। और यहां से x का वैल्यू मुझे मिला b डिवाइडेड बाय क्या? 1 प्लस बी स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो 0 से लेके अल्फा तक होगा। ये अल्फा का वैल्यू है, y1 माइनस y2 dx। तो रिक्वायर्ड एरिया समझ में आया? ठीक है, ये तो सिंपल है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, मैं ये एरिया निकाल रहा हूं तो ये खेला खत्म। ठीक है, यहां तक तो ये अभी तक ये बोर्ड लेवल है। तो अगर मैं 0 से अल्फा करूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी डी एक्स। तो रिक्वायर्ड एरिया हो गया अल्फा स्क्वायर बाय 2 माइनस बी, अल्फा क्यूब बाय 3 माइनस 1 बाय बी, अल्फा क्यूब बाय 3। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर अल्फा क्यूब बाय 3b। तो दिस कैन बी रिटन एज
अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो 1/2 माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय थ्राइस बी। अब अल्फा का वैल्यू क्या था? अल्फा का वैल्यू आया था बी बाय 1 प्लस बी स्क्वायर। तुम अभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो क्योंकि ए को बी के टर्म में लाना होगा। तो ये बी बाय 1 प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। ये 1/2 माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर बाय थ्राइस बी इंटू बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी स्क्वायर। ये और ये और ये और ये कैंसिल हो गया, तो ए जो होगा ये होगा 1/6 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर बाय 1 प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसका इसे मैक्सिमम मिनिमा दो टाइप से निकाल सकते हो। एक एरिया इसके टर्म में, तो पहले क्या निकालोगे? डी ए बाय डी बी, वो छोड़ सकता हूँ, डिफरेंशिएट करने वाला छोड़ दूं, डी ए बाय डी बी निकालोगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तुम्हें मिलेगा 1/3 बी इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय 1 प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू 0 करोगे तो इसका वेविक कर्व भी बना लो। अगर तुम डी ए बाय डी बी का वेविक कर्व बनाओगे तो क्या क्या रूट निकलेगा? एक बार निकलेगा -1 0 और क्या 1, लीडिंग ऑप्शन क्या मिला? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, मगर मुझे क्वेश्चन में देखो कुछ दिया हुआ है मेरे ख्याल में, बी किससे भरा है? 0 से भरा है, तो ये लेने का जरूरत नहीं है। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, एफ डैश एक्स जब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो ये क्या था? ये था पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो हेंस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कब हुआ? x इज इक्वल टू कितना? x इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या आया था? दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, या b इज इक्वल टू, सॉरी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा b का वैल्यू निकालना है, कब आया? व्हेन b इज इक्वल टू 1। तो हेंस तुम्हें मालूम चला ये a का मैक्सिमम तब होगा अगर b इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, इसे मैं और एक तरीके से कर सकता हूँ, किसी को लिखने का मन है लिख सकते हो, तो समझ में आया। तो फर्स्ट फेज बोर्ड लेवल था कि तुम्हें जस्ट इंटीग्रेट करना है। सेकेंड फेज जब तुम्हारे पास ये आ गया, देखो मैंने स्टार्टिंग में अल्फा का वैल्यू नहीं डाला, काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। पहले मैंने उसको क्या किया? रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस करके अब मैं अल्फा का वैल्यू डाल रहा हूँ, कितने सुंदर तरीके से आ गया। तो ये सब चीजों को भी सीखना है। जब तुम ऑब्जेक्टिव सम्स या सब्जेक्टिव सम्स करते हो तो पहले ही डाल दो, यहीं पे अल्फा के बदले डाल दो बी बाय 1 प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे डालोगे, कितना लंबा एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इससे तुम्हारे पास एरिया ए मैक्सिमम आ गया है। चलो तो आगे निकलूं? ठीक है, हाँ सर, और एक तरीका, हाँ, क्योंकि बी पॉजिटिव है, मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि बी पॉजिटिव है तो किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है, कुछ और यूज कर सकते हो, हर समय यूज नहीं कर सकते हो। हाँ आ रहा है ना, क्या? AMGM। अगर मैं ये बी स्क्वायर को अंदर लेके चले जाऊं तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/6 1 बाय, ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का क्या? होल स्क्वायर। तो अलग अलग अगर करोगे ए इज इक्वल टू क्या? 1/6 1 बाय, ये ज्यादा आसान लगेगा तुम्हें, 1 बाय बी का होल स्क्वायर। तो अब मुझे चाहिए ए का मैक्सिमम, तो ए का मैक्सिमम कब हो? ए का मैक्सिमम तब होता है जब बी बाय 1 प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होगा? मिनिमम। मैं जानता हूं बी 0 से बड़ा है, तो मेरे पास था क्या? ये याद है ना, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था? रूट ओवर कितना? अल्फा बीटा। तो इसका मतलब b प्लस 1 बाय बी डिवाइडेड बाय 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर ऑफ क्या? b इंटू 1 बाय बी। क्वेश्चन मगर ये नहीं पूछा है, पूछा है कि मिनिमम कब होगा। तो मुझे मालूम है am इज इक्वल टू gm कब होता था? am इज इक्वल टू gm, ये दोनों यहाँ पे इक्वालिटी कब होता था? हम जानते हैं कि यहाँ पे इक्वालिटी तभी होता था अगर अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो, मतलब b इज इक्वल टू 1 बाय बी, और क्योंकि b पॉजिटिव है तो -1 तो होगा नहीं, तो b का वैल्यू क्या हो गया? 1। तो आराम से, ये ज्यादा आसान है। तो ये रिजल्ट को भी तुम देखोगे। हाँ तो ठीक है, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर से मैं दे रहा हूं। हाँ मैं फिर से 5 सेकेंड्स दे रहा हूं इस पेज के लिए, फिर 5 सेकेंड्स दे रहा हूं इस पेज के लिए, फिर 5 सेकेंड्स दे रहा हूं इस पेज के लिए। अब आगे चल रहा हूं। तो कभी कभी AMGM वाला भी लगता है। हम जानते हैं कि AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, ये एक इनइक्वालिटी था जो कहता था कि A प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ओवर AB, और इससे हम जानते थे कि A प्लस बी का जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 रूट ओवर AB है, और व्हेन
जब a इज इक्वल टू बी हो, और उल्टा ए बी का अगर मैं तुमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछूं तो ये a प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर होगा। कब? जब a इज इक्वल टू बी है। तो चलो एक सम करते हैं इसी के ऊपर, एक सम करते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। प्रॉब्लम, मैक्सिमम एरिया of rectangle whose two sides are x equal to alpha and x equal to pi minus alpha, and which is inscribed in a region bounded by y equal to sin x and x axis is obtained if alpha belongs to। पढ़ के देखो। Maximum area of a rectangle whose two sides are x equal to alpha and x is equal to pi minus alpha, and which is inscribed in the region bounded by y is equal to sin x and x axis। ये y is equal to sin x है, ये 0 है और ये पाई है। मैक्सिमम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल उस टू साइड्स आर, एक है x इक्वल टू अल्फा, एक है पाई माइनस अल्फा। सिमेट्रिकल होगा रे पाई बाय 2 के, वो तो जानते हो। हाँ, तो कह रहा है कि इसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। तो तुम बोलोगे सर आसान है सर, क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या होगा, तब ये पॉइंट होगा अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो इसलिए ये हाइट क्या हो जाएगा, ये याद हो जाएगा साइन अल्फा। तो इसलिए रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये लेंथ कितना हो जाएगा तब, ये तो पाई माइनस ट्वाइस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पूरा पाई माइनस अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, पाई माइनस अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो होगा साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय क्या, पाई माइनस ट्वाइस अल्फा। देखो इसे डिफरेंशिएट मैं भी कर सकता हूं, तुम भी कर सकते हो, मगर डिफरेंशिएट करके तुम निकाल नहीं पाओगे अल्फा का वैल्यू यहाँ पे। मगर मैं जानता हूं कि मैं 0 से लेके पाई के बीच में हूं, तो ये मेरे लिए एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये मेरे लिए भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो इसका अगर मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, इसका अगर मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, तो अभी हमने देखा था कि ए बी का जो मैक्सिमम होता है वो था a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, और ये कब होता था, व्हेन, जब a इज इक्वल टू बी। तो सेम लॉजिक से साइन अल्फा इनटू पाई माइनस ट्वाइस अल्फा का मैक्सिमम एग्जिस्ट तब करेगा इफ क्वांटिटीज आर सेम। तो यहाँ पे दो क्वांटिटीज क्या क्या दिया हुआ है, हाँ क्या, साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या, पाई माइनस ट्वाइस अल्फा। दिस इट मस्ट हैव रूट, इनका रूट होना पड़ेगा। अब इनका रूट कब पॉसिबल है, इनका रूट तभी पॉसिबल है क्योंकि तुम साइन अल्फा के बारे में कुछ जानते हो कि साइन अल्फा 0 से लेके पाई तक जब होगा, तो साइन अल्फा जो होगा वो 0 से लेके 1 तक के बीच में होगा। 1 लेने का जरूरत नहीं है, देखो अल्फा 1 में होने से फिर पाई माइनस अल्फा वाला केस नहीं होगा, ठीक है, इसलिए मैं ये वाला तब तो 0 ही हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए मैं इक्वल टू नहीं ले रहा हूं। तो इसका मतलब हो गया अगर लेफ्ट हैंड साइड, तो रूट कब एग्जिस्ट करेगा, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम रेंज में लाई करे। राइट हैंड साइड का रेंज मुझे नहीं पता था, मगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड का रेंज पता चल चुका है। तो अगर इसका रेंज ये है तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका मतलब है सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा अगर
पाई माइनस ट्वाइस अल्फा जो है वो कहां से कहां तक लाई करे, 0 से लेके 1 तक। इसका मतलब अल्फा तुम यहां से निकाल सकते हो, तो अल्फा जो होगा वो लाई करेगा पाई माइनस 1/2 से लेके पाई/2 तक। तो हेंस अल्फा को ये होना पड़ेगा मैक्सिमम होने के लिए। सर डिफरेंशिएशन से नहीं होगा, डिफरेंशिएशन से भी मेरे ख्याल में होगा। हाँ, मैंने यहाँ पे तो ये वाला इससे लगाया क्योंकि ऊपर वाला रीजन लगाया। अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन से करना है तो ए ऑफ अल्फा तुम्हें क्या मिला, साइन अल्फा इंटू क्या, पाई माइनस ट्वाइस अल्फा। तो ए डैश अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा के बदले कॉस अल्फा इंटू क्या, पाई माइनस ट्वाइस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कितना, -2। तो मैक्सिमा या मिनिमा तब एग्जिस्ट करता है अगर ए डैश अल्फा कभी 0 होता है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट तो एग्जिस्ट करना पड़ेगा इसका। तो क्रिटिकल पॉइंट तब एग्जिस्ट करेगा जब कॉस अल्फा पाई माइनस ट्वाइस अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा हो जाए। तो ये तब होगा जब tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाए पाई/2 माइनस अल्फा। तो हेंस इसका मतलब है ये दोनों का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना पड़ेगा। अब ये कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, tan अल्फा का ग्राफ 0 से लेके पाई तक ऐसा था। इसका मतलब मैं x के टर्म में अगर बोलूं तो tan x इज इक्वल टू पाई/2 माइनस एक्स का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना पड़ेगा। और y इज इक्वल टू अगर मैं पाई/2 माइनस एक्स ड्रॉ करूं तो अगर मैं x को 0 डालता हूं तो y का वैल्यू पाई/2 मिलता है। और अगर मैं y को 0 डालूं तो x का वैल्यू पाई/2 मिलता है। कुछ ये वाला ग्राफ। ये सॉल्यूशन है। तो अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमा को, ठीक है। देखो निकले ना निकले का बात नहीं है, हाँ मुझे लग रहा है यहाँ से निकलेगा इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। तो देखो मैं क्या सोच रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि ये तो हर समय से इंटरसेक्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये जो हो गया तुम्हारे पास, इसका मतलब पाई/2 माइनस अल्फा 0 से बड़ा। एक तो ये केस हो गया कि पाई/2 माइनस अल्फा 0 से बड़ा, तो अल्फा लेस देन पाई/2 होना पड़ेगा। दूसरा वाला कहाँ से लेते हैं, सेकंड कंडीशन कहाँ से आए, tan अल्फा पाई/2 माइनस अल्फा। सॉल्यूशन तो हर समय एग्जिस्ट कर रहा है, मगर मुझे इस टाइप से चाहिए कि अगर y0 x0 तो y पाई/2 और y0 तो x पाई/2। तो इसका मतलब है कि जब तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो जो रूट तुम्हें मिलेगा, नहीं मुश्किल हो रहा है इससे, ठीक है। तो EMGM वाला ही देखो, हाँ वो दिमाग में आ नहीं रहा है, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं। एक रिजल्ट है जो खूब बहुत ज्यादा, देखो पास्ट ईयर जेई तो करवा ही दिया है, हाँ। तो कई बार एक रिजल्ट है किताबों में दिया रहता है कि लास्ट में एकदम लास्ट टॉपिक तुम देखोगे कई किताबों में ये होता है कि अगर y एक इज अ मोनोटोनिक, मोनोटोनिक का मतलब या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो इन क्लोज इंटरवल ए बी, देन द एरिया बाउंडेड बाय ऑर्डिनेट्स
x is equal to a, x is equal to b, y is equal to f of x एंड y is equal to f of c. c जो है वो एक कांस्टेंट है जो a से लेके b तक लाई करता है. ये मिनिमम तब होगा अगर c का वैल्यू a प्लस बी बाय 2 हो. 5 सेकेंड दे रहा हूं, देख लो. ऊपर वाले के लिए वो ठीक है, वो तो तुम्हें दिया हुआ है, वो उससे देख लेना एक बार ऊपर वाला. समझ में आना यहाँ पे क्या गया, ये वाला तो समझ में आ गया. यहाँ पे तो am इजिकल टू gm लग रहा है, ठीक है. तो इस चीज को याद रखना. चलो शुरू करो. If y is equal to f of x is monotonic function in AB, then the area bounded by the ordinate x is equal to a, x is equal to b, y is equal to fx and y equal to f of c. C belongs to a से लेकर b is minimum if c is equal to a plus b by 2 solution. तो मोनोटोनिक अभी मैं एक इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए लेके जा रहा हूं कि मेरा कहना है कि सपोज मेरा जो फंक्शन है वो ऐसा एक फंक्शन है. ये फंक्शन है y is equal to f of x का. मैं जो मेरा जो एरिया है वो x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू b तक का एरिया निकालना है, मगर ये नहीं बाउंडेड बाय और एक लाइन है y इक्वल टू f ऑफ c. एक कांस्टेंट लाइन होगा या नहीं, ये लाइन होगा. ये c है, c के करस्पॉन्डिंग में ये वाला पॉइंट मुझे मिलेगा c f ऑफ c. तो ये पॉइंट होगा y इक्वल टू f ऑफ c. द मोनोटोनिक देन द एरिया बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू a, x इक्वल टू b, y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड x इज इक्वल टू. तो ये वाला ऑर्डिनेट को पूरा प्रोड्यूस कर दो. ये वाला ऑर्डिनेट तो क्या बोला है, इसका मतलब है कह रहा है कि ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, ये एरिया मैक्सिमम तब होगा जब ये वाला जो लाइन है, ये जो c है वो a और b के एकदम मिड पॉइंट में लाई करता है. ये मोनोटोनिक फंक्शन के लिए ही होगा. हाँ, तो इसका प्रूफ ऊपर इसीलिए ये सब मैं उसलिए नहीं कर रहा हूं, इसका प्रूफ ऊपर के AUD वाले से है. देखोगे, चलो बहुत जब इजी प्रूफ है. ये एफ ऑफ सी ले लेता हूं. तो ये एरिया del 1 है, ये एरिया del 2 है. तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो कैसा दिखेगा, del 1 प्लस del 2. तो रिक्वायर्ड एरिया कैसा दिखेगा, del 1 कैसा दिखा, कहां से कहां तक, ए से लेके सी तक. क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है. तो क्या मिला, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी से लेके बी तक. क्या मिला, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डी एक्स. तो रिक्वायर्ड एरिया क्या मिला, एफ ऑफ सी कांस्टेंट है क्योंकि इंटीग्रेट डीएक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो. तो एफ ऑफ सी बाहर आ जाएगा. तो कहां से कहां तक, ए से लेके सी डी एक्स माइनस ए से लेके सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस अब सी से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस सी से लेके भी एफ ऑफ सी डी एक्स. एफ ऑफ सी कांस्टेंट है. अगर एफ ऑफ सी कांस्टेंट है तो एरिया, ये एफ ऑफ सी ब्रैकेट में सी माइनस है माइनस ए से लेके सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस एफ ऑफ सी, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा बी माइनस सी. तो ए जो मुझे मिला वो मुझे मिलेगा एफ ऑफ सी, कॉमन ले लेता हूं तो सी माइनस ए माइनस बी प्लस सी. तो ट्वाइस सी माइनस ए माइनस बी माइनस ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. अब मुझे क्या करना है, मुझे ए को मैक्सिमाइज करना है. अगर ए को मैक्सिमाइज करना है तो ये किसका फंक्शन है, ये आंसर जो होगा ये फंक्शन ऑफ सी होगा. ध्यान से देखो, फंक्शन ऑफ, ये तो सी है ही, ये भी सी है, ये भी, तो अल्टीमेटली सी के, और सी वेरी कर रहा है ना. वही तो प्रूफ करना है कि सी ए और बी के बीच में. अभी तो सी कहीं भी हो सकता है. सी अगर यहाँ लोगे तो ये ऐसा लाइन होगा, ये लोगे तो ये ऐसा लाइन होगा. तो इसलिए ए सी का जो वैल्यू हो गया वो तुम्हारे पास हो गया एफ ऑफ सी इंटू ट्वाइस सी. तो अगर तुम्हें इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो तुम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, सी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, नहीं क्या. तो अगर मैं सी के रेस्पेक्ट में न्यूटन लेबनिज से डिफरेंशिएट कर दूं तो ए डैश सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये एफ डैश सी हो गया. ये कितना हो गया, ट्वाइस सी माइनस ए प्लस बी प्लस एफ ऑफ सी ट्वाइस सी का डिफरेंशिएशन 2 माइनस, इसमें जब डिफरेंशिएट करोगे सी के बदले तो ये एफ ऑफ सी और ए के लिए 0 हो जाएगा प्लस एफ ऑफ बी के लिए 0 हो जाएगा, एफ ऑफ सी बी के लिए 0, तो एफ ऑफ सी के लिए ये हो जाएगा माइनस ऑफ एफ ऑफ सी. तो एफ ऑफ सी तो कैंसिल ही हो गया. तो ये तुम्हारे पास मिल गया एफ डैश सी इंटू कितना, ट्वाइस सी माइनस ए प्लस बी
तो अगर ए डैश सी 0 होगा तो क्या पॉसिबिलिटी है, या तो एफ डैश सी 0 हो और ट्वाइस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी हो, मगर फंक्शन मोनोटोनिक है। तो इससे सी का वैल्यू क्या हो गया, ए प्लस बी बाय टू। अब वो वेविक कर्व बनाना तुम्हारे ऊपर है, मैक्सिमम वैल्यू को लेके देख लेना, मैं अभी उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्योंकि सी को अगर तुम a प्लस बी बाय टू से छोटा बोलोगे तो ये वाला पार्ट तो नेगेटिव हो जाएगा। एफ डैश एक्स को मैंने भी इंक्रीजिंग फंक्शन लिया हुआ है, इसलिए a डैश सी जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। और c को अगर तुम a प्लस बी बाय टू से लोगे तो a डैश सी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है जब तुम a प्लस बी बाय टू कर रहे हो तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। तो अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो मुझे क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए ना। तो अगर ए डैश सी तुम्हारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव तो पॉजिटिव जा रहा है, तो क्या बोलोगे तब, हाँ तब यही बोलोगे ना, ए ऑफ सी इज क्या मिनिमम, कब, अगर सी का वैल्यू कैसा दिखेगा, ए प्लस बी बाय टू। तो किसी को देखना है तो देख लो, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। चलो इस लेक्चर का लास्ट सम, द वैल्यू ऑफ पैरामीटर ए for which area of region bounded by abscissa bounded by the graph y is equal to x cube plus thrice x square plus x plus a and the straight line which are parallel to axis of ordinates and cut the abscissa axis at the point of extremum of the function and abscissa is least। लैंग्वेज में मत जाओ, लैंग्वेज बड़ा अजीब सा है, सिंपल सा बात कर रहा है। क्या, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, क्या, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए। तो ये मैक्सिमम मिनिमम कब होगा, जब थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो लोगे। तो एक्स का वैल्यू माइनस सिक्स प्लस माइनस सिक्स सिक्स 36 माइनस 12 बाय ए मतलब 3 2 जा 6। तो एक्स का वैल्यू माइनस वन प्लस माइनस रूट ओवर 6 बाय, तो हेंस एक्स का वैल्यू तुम्हारे पास हो गया माइनस सिक्स प्लस माइनस 36 माइनस 12 रूट ओवर 24 डिवाइडेड बाय 6। तो दो वैल्यू आया, एक आया माइनस सिक्स माइनस रूट ओवर 24 बाय 6 और एक आया माइनस सिक्स प्लस रूट ओवर 24 बाय 6। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर ए for which the area of the figure bounded by the abscissa axis, the graph दिया हुआ है। तो हम ये चीज मगर जानते हैं, अरे क्या ये ए से लेके बी तक के बीच में फंक्शन क्या होगा, अगर तुम एफ डैश एक्स का ग्राफ बनाओगे तो इसका तो दो, एफ डैश एक्स का तो लीडिंग ऑप्शन पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है। इसका मतलब ए से लेके बी तक फंक्शन मोनोटोनिक कह रहे हैं। फंक्शन को अगर तुम ड्रॉ करोगे ए से लेके बी तक,
फंक्शन को अगर तुम ड्रॉ करोगे केवल ए से लेके बी तक ही ड्रॉ करना है, ए भी नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव है, तो ये ए है ये बी है, तो फंक्शन जो होगा वो डिक्रीजिंग टाइप का होगा। तो ये तुम्हारे पास x इक्वल टू बी है, ये वाला पॉइंट तुम्हारे पास x इज इक्वल टू ए है। The area bounded by the straight line parallel to the axis of the ordinate and cause the abscissa axis at the point, मतलब x axis at the point of extremum, ठीक है। The value of the param for which area of the region is such a straight line which are parallel to the axis of and cause the x axis at n and x axis। अब ठीक है, इस लिस्ट तो कह रहा है कि ये लिस्ट होना चाहिए। तो ये कब लिस्ट होगा, क्या कोई रिजल्ट दिया था? ये लिस्ट तब होगा कि जब x एक्सिस, ये कौन सा पॉइंट होगा? ये वो पॉइंट होगा जहां पे एफ ऑफ सी का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पे ये क्या किसको कट कर रहा है, कट x एक्सिस। मगर तब c को a प्लस बी बाय 2 होना पड़ेगा। तो c अगर a प्लस बी बाय 2 लोगे तो वो क्या होगा यहाँ पे a प्लस बी बाय 2। तो करके देखो, अगर प्लस करोगे -6 -12 डिवाइडेड बाय 6, c का वैल्यू -2 है। a प्लस बी का वैल्यू -2 है, सॉरी, तो a प्लस बी बाय 2, तो c का वैल्यू -1 है। तो हेंस क्या होना पड़ेगा, f ऑफ -1 0 होना पड़ेगा। अब f ऑफ -1 इस वाले में डाल दो, क्योंकि फंक्शन f ऑफ x क्या दिया हुआ है, x क्यूब प्लस कितना 3x² प्लस x प्लस a। मगर ये देखना इंपॉर्टेंट है रे, फंक्शन मोनोटोनिक है। हाँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ, देखो क्या हुआ है, ये फंक्शन दिया, ये मोनोटोनिक नहीं है। हाँ, मगर मैं ओ तरीका एक क्वेश्चन में ऑलरेडी है ना, ठीक है। तो f' इज इक्वल टू इतना, तो x का वैल्यू तो तुम्हें 2 रूट मिलेगा, अल्फा और बीटा। ये अल्फा से लेके बीटा के बीच में तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, मतलब मोनोटोनिक हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्डिनेट्स ऑफ द मैक्सिमम x एक्सिस और कर्व के बीच में एरिया लिस्ट होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है अगर ये x एक्सिस को ऐसा काटे कि c a प्लस बी बाय 2 है और ये नहीं अल्फा प्लस बीटा बाय 2 है। अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो इसलिए इसका वैल्यू मेरे -1 आ गया। तो इसका मतलब f ऑफ -1 0 होना पड़ेगा, तो हेंस f ऑफ -1 0 होना पड़ेगा। तो पुट अप करके देख लो, a का वैल्यू आ गया। तो ये हो जाएगा -1 + 3 -1 + a इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना -1। तो हेंस गॉट द आंसर। तो चलो, ये लेक्चर नंबर 4। अब लेक्चर नंबर 5 फिर से देखता हूं, और मुझे अच्छा लग रहा है, कई लोगों ने मुझे, मैं रिप्लाई नहीं कर रहा था हाँ, क्योंकि मैं लास्ट 3 डेज से मैं बोल रहा हूं हाँ, कुछ रिलीजियस फंक्शन के कारण बिजी था। तो दोबारा याद दिला सकते हो सर लेक्चर, ये लेक्चर 4 है। लेक्चर 5 में मैं क्या करने वाला हूं पहले ये बता दूं, ठीक है। लेक्चर 5 में अब मैं फिर से कर्व स्केचिंग में जाऊंगा। हाँ, जैसे बॉक्स x प्लस बॉक्स y इज इक्वल टू 5 अगर दिया है, या मैक्सिमम ऑफ मॉड x मॉड y, ये सब जो ग्राफ्स हैं, ये सब ग्राफ्स को ड्रॉ करके, ठीक है, कैसे हम एरिया निकालते हैं। तो वो टिटबिट कॉन्सेप्ट्स हैं, मगर तुम्हें दिखेंगे कभी कभी करके। हाँ, तो ये हमारा लेक्चर 5 होगा, जो हर हालत में 24 घंटे के अंदर अपलोड हो जाएगा। कल इतने बजे तक तुम्हें अपलोड मिल जाएगा लेक्चर 5। स्टिल आज रात को मुझे एक बार मैसेज दिला सकते हो लेक्चर 5। देखो यार, मैं अकेले एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूं, तो इसीलिए मैं इंटेंस प्रेशर में हूं। मुझे बस तुम लोगों से एक चीज चाहिए, तुम लोग जो ये रिमाइंड मुझे करवाते रहते हो, सर जीएमपी बहुत दिन से आपने नहीं भेजा, मुझे अच्छा लगा कोई बच्चा बोलता है, तो रिमाइंड बस कराते रहो मुझे। हाँ, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि इसका जरूरत नहीं था, मगर मैं कह रहा हूं तुम लोगों को कि पैंडेमिक चीजें होने के कारण जैसे तुम डिप्रेस्ड हो, वैसे मैं भी डिप्रेस्ड हूँ। चीजें नहीं चल पा रहा है जैसे चलाने का मन है, चीजें नहीं कर पा रहा हूँ जैसे करने का मन है। ऑफलाइन में जाता हूँ तो कोर्स और स्लो हो जा रहा है दिमाग, क्योंकि क्या पता फरवरी में एग्जामिनेशन हो जाएगा, बोलने से ही डर लगने लग रहा है मुझे। क्या पता फरवरी में जेईई मेंस का पहला एग्जामिनेशन हो जाए, अभी तो वही लग रहा है कि होगा। ठीक है, तो इसीलिए तो एटलीस्ट जनवरी भर में तो हम लोग फुल टेस्ट लें,
कि अब रिवीजन करवा पाऊं तुम लोगों को। चलो ठीक है, तो मुझे याद दिलाओगे, जो लोग को क्लासेस अच्छा लग रहा है वो याद दिलाएंगे, जिन्हें नहीं लग रहा है, ग्रीवेंसेस है कि नहीं सर आप ऑफलाइन नहीं ले रहे हैं, नवंबर के फर्स्ट वीक से ले लूंगा, मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म करने दो। चलो